सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका एसएसटी का पेपर 1 जुलाई 2020 को होना है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्कूल जो है, नॉर्थ ईस्ट के स्कूल ऐसे रह गए हैं जिनका एसएसटी का पेपर जो है अभी नहीं हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और इस क्लास के अंदर मैंने जो है एसएसटी की यानी सामाजिक विज्ञान की जो चारों किताबें हैं, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों किताबों के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको जो है इंक्लूड किया है। और परीक्षा में जाने से पहले जो है इस वीडियो को जो है ज़रूर देख कर जाएं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। चलिए बात करते हैं हम अपनी क्लास की। ये जो हमारी क्लास है ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएसटी, यानी इसके अंदर हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं एसएसटी के, जो कि सीबीएसई की परीक्षा में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। लगातार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन जो है कौन सी सन में जो आया है और फिर दोबारा रिपीट जो है किस सन में हुआ है। 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का जो पेपर होने वाला है ये जो है उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सीबीएसई की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हम जो है इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो हम इस क्लास में आगे चलते हैं। तो यानी सामाजिक विज्ञान की हमारी क्लास है, एसएसटी की हमारी क्लास है और इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एसएसटी का वो है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और ये जो है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। ऐसा विकास करना कि संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखा जा सके, उसको जो है सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी संसाधनों का ऐसा विकास करना कि हमारे संसाधन भावी पीढ़ी के लिए बचे रहें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं अभी जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है मेरी वीडियो भी देख सकते हैं या फिर आप जो है बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मेरा मकसद जो है आप तक इन क्वेश्चनों को लाना था ताकि जो है आपको ये क्वेश्चन पता लग जाए और आपका जो पेपर है आसानी से 10th क्लास का क्रैक हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंबर 2 क्वेश्चन जो है संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ समझाते हुए उनके बीच अंतर सहित उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। यानी संघीय शासन व्यवस्था को समझाना है और आपको एकात्मक शासन व्यवस्था को समझाना है। संघीय शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें जो है सारी की सारी शक्ति जो है एक ही सरकार के अंदर जो है निहित होती है, यानी एक ही स्तर की सरकार होती है। और इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्जियम इसका उदाहरण है संघीय शासन व्यवस्था का, भारत संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है और एकात्मक शासन व्यवस्था का जो है उदाहरण जो है श्रीलंका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई नदी घाटी परियोजनाओं के बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। कई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं और बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा पूरित किन्हीं 4 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। देखो क्वेश्चन जो सीबीएसई में आते हैं बड़े घुमा फिरा कर सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता लग जाए तो उसका आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं। इसके अंदर जो पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया है कि कई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है।
तो बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं हम नदी घाटी परियोजनाओं को? क्योंकि इनसे कृषि का विकास होता है। जब हम कोई भी नदी घाटी परियोजना बनाते हैं तो इससे जो है कई बेनिफिट होते हैं, जैसे कृषि का विकास होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, यानी बाढ़ पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, उद्योगों के जो है विकास के लिए भी जो है ये जो है महत्वपूर्ण है, जल विद्युत के विकास के लिए भी नदी घाटी योजना जो है बनाई गई है या बनाई जाती हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है हम जो है इससे बिजली को बना सकते हैं, क्योंकि ये कई उद्देश्यों को पूरा करती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये एक साथ कई उद्देश्यों को जो है पूरा करती है हमारे। कैसे? जैसे एक तरफ तो ये बिजली भी बनाती है, यानी बिजली बनाने के भी काम आती है, कृषि के भी काम आती है। जब पानी की कमी पड़ जाती है तो जो है उसमें हम सिंचाई के रूप में भी जो है पानी का उपयोग कर सकते हैं, कृषि में काम आती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक युग का मंदिर तीर्थ स्थल की इसको जो है संज्ञा दी है, बहुउद्देशीय परियोजना को जो है इसकी संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन है, ये आपका जो चैप्टर है, ये असहयोग आंदोलन और रोलैक्ट एक्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हिस्ट्री के अंदर कि चैप्टर के अंदर से जो है ज़रूर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये जो आपका जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को तो आपको जो है ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको भी डिटेल में पढ़ना है और जो है इसको करना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ये जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हर बार पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% इस बार भी इस चैप्टर में से, भारत में राष्ट्रवाद में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? शहरों में असहयोग आंदोलन के मंद होने के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। देखो, असहयोग आंदोलन, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैन क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से जो है इनकी तैयारी करनी है इन क्वेश्चन की, और साथ साथ में हिंट भी देता चल रहा हूँ, थोड़े बहुत इनके बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको जो है ध्यान आ जाए और जो है फिर आप जो है इसके अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख सकें। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आंदोलन क्या था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और रोलैक्ट एक्ट के विरोध में और जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके विरोध में 1920 में ये आंदोलन जो था शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना देना। भाई असहयोग यानी कि सहयोग ना देना, ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना देना, और स्वदेशी का प्रसार करना। स्वदेशी यानी जो अपने देश में चीज़ बनी है उनका प्रसार करना, और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। ये जो है इस आंदोलन का जो है, इस आंदोलन के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये आंदोलन अपने चरम पे था, लेकिन 1922 में एक घटना घटी। चोरी चौरा नामक एक स्थान पे पुलिस चौकी को जो जला दिया गया, और इस आंदोलन ने, जो कि आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, हिंसक रूप ले लिया। और जब इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारत में जल अति महत्वपूर्ण और दुर्लभ संसाधन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इस पेपर में ये क्वेश्चन जो है आए और ना भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन आप अगर आ भी जाएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है। जल का महत्व लिखना है आपको, जल के बारे में आप सब जानते हैं बचपन से ही, जल का क्या महत्व है, जल हमारे लिए किस काम आता है, जल के बारे में आप जो है लिख देना, जो आपको समझ में आए जल के बारे में जो है लिख देना। ये मेरा अपना जो व्यू है मैं आपको देता जा रहा हूँ कि पेपर को जो है आपको किस तरीके से करना है। देखिए, जब पेपर आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कि आंसर उनके समझ में नहीं आते। तो आप जो है धीरे धीरे क्वेश्चनों को स्टार्ट करो, करना शुरू करो, और फिर जो है धीरे धीरे रिदम बनता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो, आपको संसाधन नियोजन के बारे में बताना है। अगर आपको पता है कि संसाधन नियोजन है क्या, यानी संसाधनों
का ऐसा उपयोग करना है, यानी संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग करना है, प्लानिंग के साथ उपयोग करना है संसाधनों का, उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। अब संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम प्लानिंग के साथ जो है इसका उपयोग करेंगे तो इसके जो है क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो संसाधन नियोजन की अगर आपको डेफिनेशन पता है, संसाधन नियोजन के बारे में जानते हैं, तो आप आसानी से आगे के क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जैसे मैंने हिस्ट्री के अंदर बताया था कि भारत में राष्ट्रीयवाद 100% क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन में ये लेकर आया हूँ आपके सामने कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करो तथा लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करो। देखो मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, वैसे आप जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं तो एक बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे पे लोकतंत्र के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, लोकतंत्र के ऊपर कोई भी घुमा फिरा के, बहुत सारे, क्योंकि पेपर के अंदर मैंने देखा था कि घुमा फिरा के लोकतंत्र के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, और ये तो चैप्टर पूरी पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है लोकतंत्र का अर्थ, ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आ रहा, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया लोकतंत्र के ऊपर और समझ में नहीं आ रहा कि भैया अब इसके बारे में हम क्या लिखें, लेकिन लिखना लोकतंत्र के बारे में है, तो आप उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे लोकतंत्र के ऊपर। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आता है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो आप वही लिखें जो आपको आता है। लेकिन जिनको नहीं आता, मैं उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो लोकतंत्र का अर्थ लिख दें, उसके बाद में लोकतंत्र की उसमें विशेषता लिख दें और लोकतंत्र की उसमें चुनौतियों का वर्णन कर दें, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। लोकतंत्र के ऊपर जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा होगा, आप जो है ये बात लिख सकते हैं, लोकतंत्र के ऊपर कुछ भी आएगा। और लोकतंत्र की डेफिनेशन आपको पता ही है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता का शासन, ये लोकतंत्र का अर्थ होता है। अब लोकतंत्र की क्या विशेषता है, लोकतंत्र जो है ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार को जनता चुनती है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, यानी वहाँ पर जो चुनाव होते हैं स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, और एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है, एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं आप लोकतंत्र की इसमें लिख सकते हैं। तो लोकतंत्र के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जो है ये सारी बातें लिख देना। लेकिन अगर आपको आंसर आता है लोकतंत्र का जो उसमें एक्चुअल में पूछा है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अपना ओवरव्यू बता रहा हूँ, अपने जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आता वो इतना भी लिख देंगे तो वो जो है पासिंग मार्क्स तक जो है आसानी से पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखो पढ़ाई का समय तो बहुत कम मिला है ऐसी व्यवस्था के अंदर जो है बच्चों को, तो बच्चों को जो है कुछ जो है टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और उससे और भी बार जो है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, और वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। प्रतिस्पर्धा ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद क्यों है। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है, देखो क्वेश्चनों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब आपको पता लग जाएगा वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना वैश्वीकरण कहलाता है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाती हैं तो इससे क्या बेनिफिट होते हैं, उसके आपको पक्ष में तर्क देने हैं। कभी कभी विपक्ष में भी पूछ लेता है, तो पक्ष में क्या तर्क देने हैं आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले बहुत कम चॉइस हुआ करती थी, लेकिन अब जो है चॉइस जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई चीज़ जो अमेरिका में बनती है हम तक पहुंच जाती है, तो ये वैश्वीकरण का तो प्रभाव है। और प्रतिस्पर्धा ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद क्यों है, ग्राहकों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है। मान लीजिए भाई कोई मोबाइल है MI का,
और वो इतने 11,000 रुपये का मिल रहा है, और किसी और कंपनी ने, जो बाहर की कंपनी है, वही फीचर वाला वही मोबाइल जो है 9,000 में दे दिया, तो ग्राहक जो है 9,000 में उसको ले सकते हैं। तो ग्राहकों के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो आप जो है वैश्वीकरण के ये आप जो है आसानी से बना कर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख सकते हैं। तो वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 3 टॉपिक में आपको बताता हूँ। ये तीनों टॉपिक, जैसे मैंने बताया, भारत में राष्ट्रवाद जो है चैप्टर, वैसे तो पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसमें से सिलेक्टेड चीज़ जो है आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि टाइम जो है आगे बहुत कम रह गया है तैयारी के लिए, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है तैयारी करने का में, मतलब बहुत ज़्यादा अड़चने भी हैं, कहीं माहौल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप तक जो है लाई जाए। असहयोग आंदोलन, ये यानी संक्षिप्त में वर्णन करो। ये मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और देखो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। असहयोग आंदोलन की बात करूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 2013, 2015 और 2016, यानी ये देखो कितनी बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, और अब भी इन क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, कि भाई देखो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ये शुरू किया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके विरोध में रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में ये आंदोलन 1920 में जो था ये शुरू किया गया था ये आंदोलन। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट की। अब देखो रोलेट एक्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट की अगर हम बात करें, रोलेट एक्ट, ये जो रोलेट एक्ट है 2010, 2014, 2015, 2016 लगातार 14, 15, 16 3 साल से तो ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों साल रोलेट एक्ट के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट। तो देखो रोलेट एक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। दरअसल 1919 में अंग्रेज़ों ने एक ऐसा काला कानून पास कर दिया था जिसके खिलाफ जो थे भारत वाले जो थे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। और ये काला कानून क्या था कि बिना बेबुनियाद शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी शक के बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाते थे, और ना तो वो अपने लिए वकील कर सकते थे, और ना ही अपनी कोई दलील पेश करते थे, और ना ही इसके लिए कोई अपील कर सकते थे। तो इसको लिए कहते हैं कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। यानी कि इस कानून के तहत जो है, रोलेट एक्ट के तहत जो था बहुत जुल्म ढाए गए, और काफ़ी लोगों को तो जेल में डाला गया, और जो है जेलों के अंदर जो है बिना मतलब के ही लोगों को जेलों के अंदर भरा गया शक के बुनियाद पर, और 2 साल तक जो है उनको जो है सज़ा, मतलब 2 साल तक के लिए उनको सज़ा का प्रावधान था। इसके विरोध में भी असहयोग आंदोलन जो था शुरू हुआ था। ये रोलेट एक्ट 1919 में आया था। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार पेपर में आया है। 2011, 12, 13, 14, 15 को अगर छोड़ दें तो 16 लगातार पेपर में आ रहा है। हर साल पेपर में आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हर साल पेपर में जो है ये क्वेश्चन आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। यानी विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, यानी ब्रिटिश कानून को तोड़ना। कैसे? विनम्रता के साथ, अहिंसा के साथ कानून को तोड़ना कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो था समुद्र के पानी से जो था नमक को बनाया था और कानून को तोड़ा था। और इसी घटना से असहयोग आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने जो था कानून नमक बनाने पर जो था पाबंदी लगा दे रखी थी। लेकिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को अपने अनुयायियों के साथ में जो था दांडी पहुंचकर जो है नमक बनाया था और कानून तोड़ा था। तो इसका मतलब है कि सविनय यानी विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, कानून को ना मानना कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। तो ये असहयोग आंदोलन था।
जो गांधी जी ने जो था शुरू किया था, और ये शुरू किया था नमक की घटना के साथ में ना, यानी नमक की घटना यानी नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से करके जाना, पेपर से पहले अच्छे से इनको रिवीजन करके जाना, बुक से पढ़ के जाना, ताकि आप जो है 90+ मार्क्स जो है हासिल कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाजार में शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता में जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है। अब देखो, बाजार में शोषण से बचने के लिए, अब ये क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप भी अपने अपने मन से, कि आप बाजार में जाते हैं, आसपास देखते हैं, बाजार में शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता में, जो उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला है, सामान को लेने वाला है, उसमें हम जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है। जैसे कि सरकार ने बहुत सारे साइन बता रखे हैं, उनको बताया जाए कि भाई देखो, ISI का मार्ग जो जिन पदार्थ पर होता है वो पदार्थ जो है अच्छे होते हैं, एग मार्क का मार्ग जो होता है वो पदार्थ जो है अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार लोगों में जागरूकता जो है फैलानी है, किस प्रकार से फैलाया जाए। आप जो है खुद ही इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, जो आप बाजार में जाते हैं, महसूस करते हैं, आप जो है खुद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बताऊं, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद को जनतंत्र में बदलना था, कि वहाँ जो साम्राज्यवाद व्यवस्था थी उसको जनतंत्र में बदलना फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता के 4 प्रावधान की विवेचना कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। 2011, 12, 14, 16 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यानी नेपोलियन की नागरिक संहिता के बारे में बताना है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता है क्या। देखो, नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में अनेक सुधारों की शुरुआत की। दरअसल नेपोलियन ने जो था अपने क्षेत्र में जो था कुछ सुधार किए थे, और वो सुधार क्या थे, इस संहिता के द्वारा जन्म पर आधारित जो इन्होंने सुधार किए थे, इस पे जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार लोगों को दिए जाते थे उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। इस व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सामंती व्यवस्था को जो था नेपोलियन ने समाप्त जो था कर दिया। तो ये नेपोलियन की संहिता है। और भी डिटेल में आप इसको जो है अच्छे से बुक से जो है पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त में इटली के एकाकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। यानी संक्षिप्त में आपको इटली का एकाकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन बताना है। CBSE में 2011, 12, 13 लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पेपर में आता रहा, इटली के एकाकीकरण की प्रक्रिया। तो मैं सारे क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ जो CBSE के पेपर में पूछे जाते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इटली के एकाकीकरण की हम बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कावूर ने इटली के एकाकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इटली के एकाकीकरण में 1861 में जो था इटली का जो एकाकीकरण हुआ था उसमें जो कावूर व्यक्ति थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इटली का एकाकीकरण 1861 में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके जो है लॉन्ग में पूछे जाएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में हिंट दे रहा हूँ, आप जो है इनके आंसर जो है ढूंढ के अच्छे से नोट्स बना के या फिर बुक के अंदर से पढ़ के जो है पेपर देने जो है जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय कपड़ा उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना क्यों करना पड़ा। यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना क्यों करना पड़ा। और देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2012, 14 और 16 में जो है ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कई बार जो है क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर भी जो है आप आसानी से जो है बुक के अंदर सर्च करके जो इसका आंसर लिखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि आप जो है आसानी से लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। यानी समाप्यता के आधार पर
अब देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं कि समाप्यता के आधार पर बच्चे अब समाप्यता के आधार पर क्या है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 श्रेणियों में विभक्त कीजिए। अगर आपको पता लग जाए कि इसमें पूछा गया है कि आपको नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि आप उनके आंसर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको पता लग जाए इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बताना है। समाप्यता के आधार पर 2 श्रेणियों में संसाधनों को विभाजित किया गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन। अब प्रत्येक की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आसानी से आप लिख सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनके एक बार प्रयोग करने के बाद जो है दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद में जिनको दोबारा प्रयोग में लाने के लिए लाखों करोड़ों साल जो है लग जाते हैं, क्योंकि उनको बनने में उतना टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन रबी की फसल खरीफ की फसल तो कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रबी की फसल और खरीफ की फसल में जो है अंतर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, तिलहन। देखो एक ट्रिक याद कर लो, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखो जो रबी की फसल होगी उनके बीच में जो है एक लाइन होगी। जैसे गेहूं के बीच में लाइन होती है, और चना के बीच में जो है लाइन होती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक एक बना लो, एक ट्रिक इस तरीके से भाई जिसके बीच में लाइन होगी, जैसे गेहूँ, चना, अब 2 एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा। और वैसे तो जौ और तिलहन भी इसके एग्जाम्पल हैं। और जो रबी की फसल है सितंबर से अप्रैल तक जो है इसका टाइम पीरियड होता है। बात करते हैं हम खरीफ की फसल की, तो जो खरीफ की फसल है इसमें सारा मोटा अनाज आता है। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारा का सारा मोटा अनाज है, वो आपका कायम है खरीफ की फसल में आता है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद करते हैं कि मोटा जो भी अनाज है वो सारा का सारा खरीफ की फसल में आएगा, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। और जो है चावल भी इसकी प्रमुख फसल है। इसका जो टाइम पीरियड है वो जून से अक्टूबर का इसका टाइम पीरियड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। देखो उद्योग की अवस्थिति, बड़े क्वेश्चन घुमा से आते हैं। अवस्थिति यानी स्थिति, हमें उद्योग लगाना है तो कोई 4 कारण बताओ कि हम जो है हमें कहीं फैक्ट्री लगानी है, तो हम वहाँ फैक्ट्री लगाने से पहले हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, वो चीज़ हमें बतानी है। 4 चीज़ें हमें क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें क्या वहाँ पर होनी चाहिए, और फिर हम वहाँ पर उद्योग लगा सकें। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, 2011, 12 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं उद्योग को लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखें कच्चे माल की उपलब्धता, कि जहाँ हम उद्योग लगाने जा रहे हैं कि हमें वहाँ पर आसानी से कच्चा माल मिल जाएगा। अगर हमें वहाँ कच्चा माल मिलने में ही कठिनाई है तो फिर वहाँ पर उद्योगों को लगाना जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है। दूसरी चीज़ देखते हैं परिवहन की सुविधा, कि वहाँ पर जो है रोड बने हुए हैं, या फिर हमारे कच्चे माल को लाने के लिए और बने हुए निर्मित माल को ले जाने के लिए जो परिवहन है उसकी सुविधा है या नहीं है। अगर सुविधा ख़राब है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये भी हमें देखना होता है कि वहाँ की परिवहन की सुविधा कैसी है, और श्रमिक वहाँ पर हमारे पास श्रमिक उपलब्ध हैं या नहीं है, ये भी चीज़ जो है हमें देखनी होती है। और विद्युत की निकटता, यानी यहाँ पर जो है विद्युत जो है वो कैसी है, बिजली वहाँ पर कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र का महत्व उत्पादन में तेजी से क्यों बढ़ रहा है। 2014 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। देखो 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र होते हैं। आपको यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र का महत्व जो बताना है, और उत्पादन में तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है ये तृतीयक क्षेत्र का महत्व। आपको तीनों क्षेत्र के बारे में वैसे पता होना चाहिए। जो है जैसे कृषि है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे विनिर्माण आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र आते हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी पर चर्चा करें, कारण व दूर करने के उपाय लिखें।
2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बेरोजगारी पर चर्चा करें। सबसे पहले तो देखो बेरोजगारी क्या आपको बताना है भाई। बेरोजगारी जो है भारत में जो है बेरोजगारी जो है कितने प्रकार की है। जैसे कि कुछ तो खुली बेरोजगारी है, साफ साफ नज़र आती है, कुछ शिक्षित बेरोजगारी है, कुछ प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी भी कई प्रकार की भारत के अंदर पाई जाती है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको इनके बारे में चर्चा करनी है। कारण बताना कि भाई बेरोजगारी का क्या कारण है। आप आसानी से बेरोजगारी के बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, जैसे कि जो है अशिक्षा है, यानी शिक्षा जो है पढ़ा लिखा ना हो पाना, ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। जनसंख्या वृद्धि है, ये भी बेरोजगारी का कारण है। तो आप बहुत सारे कारण जो है लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, ये भी आप आसानी से बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दीजिए व बेल्जियम मॉडल का उदाहरण दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? देखिए, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। कि विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं देश के अंदर, विभिन्न भाषा के बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति अपनाने वाले, विभिन्न धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। उनके बीच टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम के मॉडल को जो है, इसको बेल्जियम के मॉडल का उदाहरण देना है कि बेल्जियम ने किस प्रकार जो है अपनी व्यवस्था को ठीक किया था, वहाँ किस प्रकार से विवाद था, फिर उसी विवाद को उन्होंने सत्ता की साझेदारी करके, जो भाषा को लेकर विवाद था, उन्होंने सत्ता की साझेदारी करके जो उस भाषा के विवाद को किस प्रकार से सोल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने जो है 21 क्वेश्चन इसमें लिए थे। तो 21 वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि दबाव समूह राजनीति को प्रभावित करता है। दबाव समूह राजनीति को प्रभावित करता है, ये राजनीतिक दल कैसे भिन्न है? यानी दबाव समूह से राजनीतिक दल कैसे भिन्न है और ये जो दबाव समूह है राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये 2012 में, 2015 में और 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दबाव समूह वाला क्वेश्चन आया है। देखो, ये जो दबाव समूह होता है सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाता है हड़ताल के द्वारा, यानी हड़ताल करता है, उसके द्वारा दबाव बनाता है, अपनी मांगों को पूरा कराने की कोशिश करता है, जनता का समर्थन हासिल करता है दबाव समूह, जिससे सरकार पर दबाव बन सके और वो अपनी मांगों को बना सके। तो इस प्रकार मैंने 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चारों किताबों के जो 21 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाया भी है। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो नोट्स जो है आपको पसंद आया होगा और जो है अगर मेरा वीडियो नोट्स जो है आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है आपका जो पेपर आने वाला है और आप अपने पेपर की जो है तैयारी जो है ध्यान लगा के और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ये मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये मान लीजिए पूरी NCERT की जो चारों किताबें हैं उनका निचोड़ जो है आपके सामने पेश किया है। और आप जो है अगर इनको ही पढ़कर, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी तैयारी करनी है और आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है तो आप जो है अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।